नमस्कार। वेलकम ऑल ऑफ यू। सो हम कंटिन्यू करेंगे नर्सिंग रिसर्च के टॉपिक को। नर्सिंग रिसर्च में हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज के साथ साथ नर्सिंग प्रोसेस समझ रहे थे और हमने रिव्यू ऑफ लिटरेचर पॉइंट्स डिस्कस किया और देखा कि जो बिब्लियोग्राफी या रेफरेंस लिस्ट होती है वो क्या होती है। सो हम यहाँ जब बात कर रहे थे रिव्यू ऑफ लिटरेचर की, तो यहाँ पर होता क्या है कि इंडिया के अंदर या दुनिया भर में भी कॉपी करने की बहुत बड़ी समस्या है। लोग कॉपी कर लेते हैं और अपना नाम लगा के वो प्रोडक्ट मार्केट में उतार देते हैं। सो कॉपी यानी कि प्लेजियरिज्म रिसर्च में भी, इससे बचने के लिए क्या करते हैं हम, आपने जिसका भी काम को रेफर करा है उसको साइट कर दो। साइटेशन मतलब यदि आपने मिस्टर एक्स का कोई काम रेफर किया है तो आप क्रेडिट दे दो कि ये काम मिस्टर एक्स का था जो मैंने रेफर किया है। सो इसको कहते हैं हम साइटेशन रेफरेंस लिस्ट। जैसे जब आप सिलेक्ट हो जाओगे तो आप सिर्फ ये थोड़ी कहोगे कि ये तो सिर्फ मेरी मेहनत थी, मेरी अकेले की मेहनत थी जिसके दम पे मैं सिलेक्ट हुआ। आप क्रेडिट दोगे ना लोगों को कि माता पिता, गुरुजन और फ्रेंड्स और वो सभी लोग जिन्होंने आपको सहायता की और उसके दम पे आप सिलेक्ट हुए, ऐसा क्रेडिट दोगे कि नहीं। सो यहाँ इसको हम कहते हैं रेफरेंस लिस्ट। क्या कहते हैं? रेफरेंस लिस्ट। सो रेफरेंस लिस्ट क्या है, यदि कोई आपको पूछे तो आपको याद रखना है वर्क साइटेड इन द रेफरेंस लिस्ट ऑफ ऑल द सोर्सेज यू एक्चुअली यूज्ड व्हाइल राइटिंग। जब आप रिसर्च कर रहे थे तब आपने कुछ लोगों का रेफर किया रिसर्च रिव्यू ऑफ लिटरेचर में, तो आपने वर्मा या शर्मा या किसी XYZ ऑथर की कोई बुक्स, जर्नल, इंटरनेट से आर्टिकल रेफर किया, तो उन सब का नाम लिखना है यहाँ पर, उन सब का नाम लिखना है वहाँ पर। सो उनको क्रेडिट दे रहे हैं हम, इसको कहते हैं रेफरेंस लिस्ट। जैसे आपने कोई एक पॉइंट के पार्क में से पढ़ा और अपने पैराग्राफ के तौर पे स्टडी के अंदर आपने उसको यूज किया, एक्चुअली यूज किया आपने के पार्क, या फिर आपने DC दत्ता में से कोई पॉइंट लिया, या फिर आपने कोई सॉन्डर्स में से या मॉस्बी में से पॉइंट लिया, तो आप उसको रेफरेंस लिस्ट में डालोगे क्योंकि वो पॉइंट आपने यूज किया, मतलब वो पैराग्राफ्स वहाँ से उनके जैसा का जैसा लिखा। तो इसको हम कहते हैं एक्चुअली यूज्ड। जो भी आपके वर्ड्स थे जो आपने साइट किए, उनको जब आप क्रेडिट देते हो तो वो होता है रेफरेंस लिस्ट। और इसको लिखने का एक तरीका है, जो अपन पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सो रेफरेंस लिस्ट में हमें क्या डालना है? रेफरेंस लिस्ट आइडेंटिफाइज द रेफरेंसेस साइटेड। जो साइट किया है आपने, साइटेशन का मतलब होता है जिनको आपने एक्चुअली यूज किया है। आपने अपना थीसिस, रिसर्च का जो आप थीसिस लिखते हो, बुक लिखते हो, उसको कहते हैं थीसिस, या फिर हम उसको डेजर्टेशन कहते हैं, थीसिस या डेजर्टेशन। या सिंपल भाषा में, यदि शॉर्ट में यदि आप रिसर्च पेपर लिखते हो तो उसको हम रिसर्च पेपर कहते हैं, रिसर्च पेपर। तो वहाँ पर जो आपने किसी और के बताई हुई बातें लिखी है, एक्चुअली यूज की है, तो वो सब आपको साइटेशन लिस्ट में लिखना होगा। और चाहे वो आपने बुक्स रेफर करे हो, जर्नल्स रेफर करे हो, या कोई पैम्पलेट या इंटरनेट की साइट या कोई कैसेट या कोई फिल्म या किसी और प्रकार का कोई मल्टीमीडिया सोर्स यदि आपने यूज किया हो, तो वो आपके रेफरेंस लिस्ट में आएगा। और यहाँ रेफरेंस लिस्ट बहुत जरूरी है क्योंकि रिसर्च जो है वो ऑब्जेक्टिव है, जो देखा जा सकता है। कोई भी बाद में पूछे कि ये पॉइंट आपने कहाँ से लिखा, तो आप रेफरेंस लिस्ट में डालोगे तो कोई और डिटेल में यदि उसको पढ़ना चाहे तो वो वहाँ से रेफर कर सकता है। तो ये सबूत के तौर पे होता है। तो यहाँ जब हमने देखा कि रेफरेंस लिस्ट और एक दूसरा वर्ड है बिब्लियोग्राफी, रेफरेंस लिस्ट के साथ मिलता जुलता एक वर्ड है बिब्लियोग्राफी। अब अक्सर हम रेफरेंस लिस्ट और बिब्लियोग्राफी दोनों को एक साथ ही यूज करते हैं।
और आपने मोस्टली मेरे ख्याल से सिर्फ बिब्लियोग्राफी ही लिखी होगी असाइनमेंट लिखते टाइम, चाहे वो केस स्टडी हो या केयर प्लान हो, है ना। तो बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस लिस्ट में फ़र्क क्या है, और दोनों में से कोई एक ही लिखना हो तो कौन सा लिखें, यदि दोनों लिखनी है तो दोनों लिखने का तरीका क्या हो, ये हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। कैसे, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कॉपी करने की बीमारी कितनी बड़ी है। उसमें मैं एक छोटा उदाहरण देता हूँ यहाँ पर। क्या कि एक कंपटीशन चल रहा था, दुनिया भर में कंपटीशन चल रहा था, और कंपटीशन में क्या हो रहा था, सब लोग अपने देश के अंदर कम से कम पतला, मतलब सबसे पतला वायर बनाने की कंपटीशन थी। सबसे पतला वाला वायर, तार होता ना, सबसे पतला तार किस देश का होगा। तो वहाँ अमेरिकन्स आए, उन्होंने एक बहुत धागे जैसा तार प्रेजेंट करा। वहाँ पे चाइनीज आए, उन लोगों का तो लगभग इनविजिबल तार था, इतना पतला। बहुत सारे जापानीज आए, उनके तार और ज़्यादा पतले। तो ऐसे खड़े खड़े इंडियंस बैठे रहे भाई साहब, और इंडिया वालों ने कहा कि हम कुछ अलग करेंगे। क्या करेंगे, तो कंपटीशन में जो सबसे फाइन वायर था, सबसे पतला तार था, वो कौन सा है, ऐसा पूछा इंडिया वालों ने। तो जो वहाँ कमेटी थी, उन्होंने कहा कि ये तार पतला है, अब बताओ आप इससे पतला बना सकते हो क्या। तो इंडिया वालों ने थोड़ा सा समय मांगा कि रुको, हमें थोड़ा समय दो और हम दिखा देते हम कितने कारीगर हैं। तो सब हैरान हो गए भाई साहब कि ये क्या करने वाले। तो कुछ देर बाद जो सबसे पतला वाला धागा कमेटी ने इंडिया वालों को दिया था कि देखो ये सबसे पतला है, कुछ देर बाद इंडिया वाले वो धागा अपने पास रखे कुछ देर, और फिर वापस लेके आए, और जो जज थे वहां पर उनको कहा देखो हमने कुछ और बना दिया है। जज हैरान कि इन्होंने क्या बनाया होगा। तो जज को वो धागा जब उन्होंने तार पतला वाला वापस दिया, तो जज ने पूछा कि ये तो पहले वाला ही है, तुमने क्या किया, तुमने नया बनाया वो कहाँ है। तो जो इंडियंस थे उन्होंने कहा इसको ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो, इस तार को, इस पे कुछ लिख दिया है हमने। क्या लिख दिया होगा आप सोचो। तो जज ने वो तार और ध्यान से देखा लेंस लगाकर, तो इंडिया वालों ने उस पर क्या लिख दिया, इंडिया वालों ने उस पर लिख दिया मेड इन इंडिया। क्या लिख दिया, मेड इन इंडिया, यानी कि बना हुआ चाहे जापान का हो या अमेरिका का हो, हम सिर्फ क्या कर देते हैं उसके ऊपर अपना स्टैम्प ठोक देते हैं, ये लो। तो कोई लोग बोले कि भाई साहब जितनी मेहनत तुमने उसके ऊपर मेड इन इंडिया लिखने में करी, हो सकता है उससे ज़्यादा पतला वायर भी तुम बना देते यदि सही दिशा के अंदर दिमाग लगाते तो आपको भी याद रखना है बच्चों, तुम यदि सिलेक्ट हो जाओगे हमारे टीम के प्रयासों से, तो कई लोग आपके ऊपर भी लेबल लगा देंगे मेड इन इंडिया, हमारे विद्यार्थी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ओरिजिनलिटी मेंटेन रहनी चाहिए, और आप लोग जो है वो मेड इन अ क्वालिटी इंस्टीट्यूट, है ना। तो ऐसा आपको याद रखना है। सो बिब्लियोग्राफी में क्रेडिट देना बहुत ही जरूरी है, श्रेय देना बहुत ही जरूरी है, सिर्फ स्टैम्प से काम नहीं चलेगा। सो मैं आपको यहाँ बिब्लियोग्राफी क्यों जरूरी है उसका महत्व समझा रहा था, और मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए जरा, रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी में फ़र्क क्या है, और दोनों में से कोई एक लिखना हो तो बिब्लियोग्राफी लिखनी चाहिए। कैसे कि अब यहाँ आप सिलेक्ट हो गए, तो आपको कई टीचर्स ने तो पढ़ाया, कई दोस्तों ने हेल्प करी, लेकिन कई बार आपके हॉस्टल या रूम के ओनर्स जो होते हैं वो भी बहुत सपोर्ट करते हैं, आपको रहने खाने में मदद करी है उन्होंने, है ना। या फिर कोई परिवार के सदस्य जिन्होंने आर्थिक हेल्प दी होगी, तो अब हम उनका नाम कहाँ लें, क्योंकि उन्होंने पढ़ाया नहीं। यानी कि रिसर्च में भी क्या होता है, आपको इनडायरेक्टली कई लोगों ने कंट्रीब्यूट करा, लेकिन उनका कोई पैराग्राफ आप अपने रिसर्च में नहीं लिख रहे, वो आपने इनडायरेक्टली कहीं इस्तेमाल किया हो। तो जो आपने डायरेक्ट साइट करा, जिनका आपने यूज करा, वो तो लिखना ही लिखना है जो रेफरेंस में लिख रहे थे। इनडायरेक्टली जो आपने कंसल्टेट किया, या फिर आपको नॉलेज बढ़ाने में जिन बुक्स की ज़रूरत पड़ी लेकिन आपने उनको एक्चुअल में यूज़ नहीं किया, वो भी यहाँ लिख देंगे, वो भी यहाँ लिख देंगे। तो आपको याद रखना है, बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस लिस्ट जो है वो सेपरेट है। और जो बिब्लियोग्राफी की अपन शुरुआत करेंगे ना, वो नॉर्मली कैसे होती है, अल्फाबेटिकली। जैसे स्कूल के अंदर अपने रोल नंबर्स होते हैं ना, रोल नंबर स्कूल के अंदर, रोल नंबर में A
से जिनका नाम शुरू होता है वो पहले, फिर बी सी डी ऐसे वाले। तो यहाँ पर भी हम अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे। जैसे मान लो आपने 10-15 लोगों को रेफर किया है या फिर उनकी मदद ली है, तो आप क्या करोगे, जिनका सरनेम जो आखिर में नाम आता है, सरनेम के अंदर जो अल्फ़ाबेट पहले आता है उसको 1 नंबर, अगले वाले को 2, इस तरीके से अरेंज करने की कोशिश करोगे। सो यहाँ पर ऑथर्स नेम जहाँ पे होते हैं तो आपको याद रखना है कि बिब्लियोग्राफी को अरेंज करने का तरीका होता है अल्फ़ाबेटिकली, ABCD से। और अब यहाँ पर एक स्टाइल पढ़ेंगे अपन, वैंक्यूअर स्टाइल, जहाँ इस तरह का पैटर्न हम सीखेंगे। और यदि जहाँ ऑथर का नाम नहीं है तो स्टडी का टाइटल, जैसे ऑथर का नाम दिया हुआ नहीं है किसी आर्टिकल में, तो टाइटल यदि ए से शुरू होता है उसका हेडिंग, या बी से शुरू होता है, उसी हिसाब से अल्फ़ाबेटिकली ए वाले को पहले लेंगे, बी वाले को 2 नंबर पे लेंगे। तो इस तरीके से अरेंज की जाती है बिब्लियोग्राफी। अब यहाँ पर हमें कोई पूछे कि बिब्लियोग्राफी को लिखने के तरीके क्या क्या है, तो आपको याद रखना है कि तरीके, जैसे हमने पढ़ा वैंक्यूअर स्टाइल, हार्वर्ड स्टाइल, APA स्टाइल, तो उन सब में कॉमनली जो अपन देखते हैं आजकल हेल्थ साइंस के रिसर्चेज के अंदर, हेल्थ साइंस या जो मेडिकल रिसर्चेज है, उनमें जो हम पैटर्न फॉलो करते हैं बिब्लियोग्राफी लिखने का, तो आपको पूछा जाए वो कौन सा पैटर्न है, तो आपको बताना है वैंक्यूअर स्टाइल। और वैंक्यूअर स्टाइल, ये वैंक्यूअर है क्या? वैंक्यूअर एक शहर का नाम है कनाडा के अंदर। जैसे अपन देखते हैं लाइब्रेरीज होती है, उनमें बहुत सारे बुक्स होते हैं, तो जो लाइब्रेरियन होता है वो बुक्स की इंडेक्स मेंटेन करता है, तो आसानी से यूज़र को बुक्स मिल सके। तो ऐसे रिसर्च इतने सारे होते हैं, तो उनको क्रेडिट देने का एक तरीका बनाया जाए, ऐसा उन्होंने डिसाइड करा। तो क्रेडिट देने का तरीका मतलब बिब्लियोग्राफी लिखने का एक तरीका जो स्टैंडर्ड हो, दुनिया भर में एक यूनिफॉर्म तरीके से फॉलो किया जाए। इसी के लिए आपको ये पैटर्न हेल्थ साइंसेज में हम यूज़ कर रहे हैं। बाकी जो आप बुक्स वगैरह जो देखते हो या बाकी हेल्थ के अलावा जो दूसरे फील्ड है जहाँ रिसर्च होता है, वहाँ APA स्टाइल ज़्यादा यूज़ की जाती है। APA स्टाइल का फुल फॉर्म मैंने आपको पहले बता रखा था, ये है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने इसकी एक फुल फॉर्म बताई कि इस तरीके से आपको रेफरेंस लिखना चाहिए। तो फिलहाल जब आपने देखा होगा कि कोई पैराग्राफ्स जब आपने वैंक्यूअर स्टाइल में रेफर करते हुए देखा होगा, और उस पैराग्राफ के नीचे अरेबिक के अंदर नंबर लिखे हुए रहते हैं। अरेबिक मतलब नंबर, जैसे 1, 2 ऐसे लिखते हैं ना अपन, तो ये अरेबिक में नंबर लिखा हुआ हो सकता है। सॉरी, ये रोमन्स नंबर है। अरेबिक में जो नंबर्स लिखे हुए नजर आ सकते हैं आपको, जैसे 1 या 2, इस प्रकार के नंबर लिखे हुए नजर आ सकते हैं ब्रैकेट के अंदर। तो कोई एक पैराग्राफ खत्म हुआ, और पैराग्राफ जब खत्म हुआ तो उसके आगे नंबर्स लिखे हुए हैं, इसका मतलब क्या? इस पैराग्राफ के आगे 2 लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या? ब्रैकेट के अंदर इस पैराग्राफ के आगे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या? कि जो आपकी बिब्लियोग्राफी में दूसरे नंबर का ऑथर है ना, आपने ये उससे रेफर किया है, आपने ये उस बुक से या उस आर्टिकल से रेफर किया है, ये आपको ध्यान देना है। अब जब अपन ने देखा कि इसके लिए आप चाहे टेक्स्ट हो या टेबल हो या फिगर हो, कोई भी कहीं से रेफर किया, तो जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ ब्रैकेट में 2 लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब है कि जब आपकी बिब्लियोग्राफी की लिस्ट है ना, उसमें पहला ये दूसरा वाला जो बुक्स का या जर्नल का आपने लिखा होगा, उसमें से आपने ये पैराग्राफ लिया है, इसका मतलब ये है। तो आपको कोई ऐसा पूछे क्वेश्चन कि ये 2 ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या? तो यहाँ एक रेफरेंस लिखने का एक तरीका है जो आपको यहाँ नजर आ रहा है। कैसे, देखिए जरा, ये उदाहरण के तौर पे लिखा हुआ है गैटजन TE, यानी ये जो नाम है ये ऑथर का नाम है जिसने ये आर्टिकल लिखा। फिर ये टाइटल है, ये इस ऑथर का दिया हुआ आर्टिकल का टाइटल है, हेल्थ इकोनॉमिक्स फंडामेंटल्स एंड फ्लो ऑफ फंड्स। ये इस आर्टिकल का नाम है, मतलब टाइटल है, शीर्षक है। अब उसका जो प्लेस है पब्लिकेशन का,
कि ये कहाँ पब्लिश हुआ, कौन से पब्लिशर ने इसको पब्लिश किया। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है न्यूयॉर्क, तो ये प्लेस है जहाँ वो पब्लिश हुआ है, मतलब, और ये पब्लिश किसने किया, जैसे आप पब्लिशर के नाम जानते हो वैसे, तो ये है जॉन विली एंड सन्स, ये पब्लिशर है। कोई बुक वगैरह छापने के लिए, जर्नल छापने के लिए पब्लिशर होते हैं ना। अब यहाँ, और यहाँ पर जो लास्ट में लिखा हुआ है ये ईयर ऑफ पब्लिकेशन है कि ये इस साल में पब्लिश हुआ, इस साल में पब्लिश हुआ। अब जब आप देखें तो आपको सेपरेट कैसे करना है, ऑथर के नाम के बाद कॉमा, उसके बाद टाइटल, टाइटल के बाद में, सॉरी, ऑथर के नेम के बाद डॉट, डॉट मतलब फुल स्टॉप, और उसके बाद टाइटल, टाइटल के बाद फुल स्टॉप, और प्लेस के बाद आपको ऐसे दो बिंदियां नजर आती है। इन दो बिंदियों को क्या कहते हैं हम, सेमी कॉलन या कॉलन। इनको क्या कहते हैं, कॉलन या सेमी कॉलन। तो आपको नजर आएगा ये है कॉलन, और एक कॉमा और एक बिंदी, तो ये क्या कहलाएगा, सेमी कॉलन। सो ये इस प्रकार के पंक्चुएशन मार्क कि डॉट डॉट कहाँ लगाना है, कॉमा कॉमा कहाँ लगाना है, फुल स्टॉप कहाँ लगाना है, थोड़ा सा याद रखना। और मोटे तौर पर क्या होगा, ऑथर का नाम पहले आएगा, फिर टाइटल आएगा, फिर प्लेस आएगा, फिर पब्लिशर आएगा, और फिर ईयर आएगा। यानी कि वैंकूवर स्टाइल के अंदर ईयर लास्ट में लिखा हुआ रहेगा। एक शॉर्ट चीज में यदि आपको याद रखना है कि वो पैटर्न कौन सा है, तो आपको देखना है वैंकूवर के अंदर ईयर लास्ट में लिखा हुआ रहेगा। अब इसके साथ साथ जैसे अपन ने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि कई बार ऑथर्स की संख्या काफी ज्यादा होती है, और ऑथर्स की संख्या यदि 6 से ज्यादा हो जाए, 6 से ज्यादा हो जाए यदि लेखक उस आर्टिकल्स के, तो जो शुरुआती ऑथर्स है उनमें से सिर्फ पहले ऑथर का ही नाम लिखेंगे, जैसे मिस्टर एक्स, और उसके बाद क्या लगा देंगे, एट ऑल। और इस पे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितने से ज्यादा ऑथर यदि हुए तो हम रेफरेंस लिस्ट के अंदर एट ऑल का प्रयोग करेंगे, ETAL। और एट ऑल, 6 से ज्यादा ऑथर हुए तो आप एट ऑल लगाओगे, पहले ऑथर का सिर्फ नाम लिख के बाकियों का एट ऑल। सो ये वैंकूवर स्टाइल। अब यहाँ पर जब हमने देखा कि APA स्टाइल क्या है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, सो यहाँ पर थोड़ा फर्क है, घूम फिर के बातें तो वही आएगी। पहले आप ऑथर्स लिखोगे, ऑथर मतलब जो लेखक है वो, और एक से ज्यादा लेखक है तो उनके नाम के बीच में कॉमा, जैसे ये दूसरा ऑथर, ये तीसरा ऑथर। और यदि 6 होते तब तक तो नाम लिखते, और यदि 6 से ज्यादा ऑथर्स हो गए तो आपको याद रखना है, 6 से ज्यादा ऑथर हो गए तो आप सिर्फ पहले ऑथर का नाम लिखते और बाद में आगे क्या लगा देते, एट ऑल, ET ऑल। तो ये ऑथर का नाम आ गया। उसके बाद आपको APA के अंदर एक बड़ा बदलाव दिखेगा वैंकूवर के मुकाबले, कि ईयर जो है वो ब्रैकेट में लिखा हुआ आएगा। ऑथर के नाम के बाद ईयर इन ब्रैकेट, ईयर इन ब्रैकेट, और उसके बाद फुल स्टॉप, और फिर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड इट्स नेचर एंड कोर्स। ये नाम है बुक का, ये नाम है बुक का। तो ये हो गया टाइटल या नेम, जो भी उस बुक या जर्नल का होगा। और उसके बाद बुक्स में कई बार एडिशंस होते हैं, तो एडिशन है तो एडिशन, या वॉल्यूम है तो वॉल्यूम, वो भी लिख सकते हैं। और फिर क्या आया, बॉस्टन, जो कि प्लेस ऑफ पब्लिकेशन है, जहाँ वो छपा है। और ये पब्लिशर है, पब्लिशर जैसे मैग्रो हिल है, उन्होंने पब्लिश करी तो ये पब्लिशर। सो मोटे तौर पर ऑथर का नेम, उसके बाद टाइटल ऑफ द आर्टिकल और बुक, वॉल्यूम या एडिशन हुआ तो, और प्लेस ऑफ पब्लिकेशन और नेम ऑफ पब्लिशर, ये तो होना ही है। ईयर कहाँ जाएगा, ईयर APA स्टाइल के अंदर आप देख रहे हो कि ऑथर के नाम के बाद ब्रैकेट के अंदर ऐसे ईयर आ रहा है। अदरवाइज वैंकूवर में कहाँ था, यहाँ लास्ट में, यहाँ लास्ट में। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आप स्पेसिफिक पेज नंबर रेफर करे होंगे रेफरेंस लिस्ट में, कि मैंने 1 से 7 तक पेज नंबर रेफर करे, तो 1 से 7 ऐसे लिख सकते हो। या फिर आपने 8, 15, 20 ऐसे पेजेस रेफर करे तो आप कॉमा कॉमा भी लगा सकते हो। तो लास्ट में आपको पेज के लिए P और डैश, और आगे पेज नंबर लिख सकते हो, पेज नंबर लिख सकते हो। और ये तरीका है जो आपको याद रखना है। मोटे तौर पर बिब्लियोग्राफी के अंदर क्या शामिल है, तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। बिब्लियोग्राफी के अंदर वो दोनों चीजें शामिल है।
बिब्लियोग्राफी के अंदर वो दोनों चीज़ें शामिल है, एक तो जो आपने साइट करा, जो कि आपने लिखा है, रिटन बाय यू एज इट इज़, वो तो लिखना ही लिखना है, लेकिन आपने इनडायरेक्टली किसी से कुछ सीखा है, इनडायरेक्टली सीखा है और एक्चुअल में यूज़ भी नहीं किया है, एक्चुअल यूज़ नहीं भी किया है, उन दोनों को डाल सकते, उन दोनों को डाल सकते। और जो आप देखोगे कि बिब्लियोग्राफी को आप कैसे दोगे, बिब्लियोग्राफी का आपका सीक्वेंस कैसे होगा, तो आपने बताया कि ये हम यूज जो साइटेशन है प्लस इनडायरेक्ट दोनों को यूज कर लेंगे। जबकि रेफरेंस लिस्ट में क्या यूज करते हैं हम, सिर्फ रेफरेंस लिस्ट के अंदर हम सिर्फ वही चीजें यूज करते हैं जिनको हमने साइट किया है, यानी कि जिनका वर्क हमने एक्चुअली यूज किया है, मतलब हमने उसको राइट करा है आर्टिकल्स में, वही सिर्फ क्या होंगे, रेफरेंस लिस्ट में शामिल होंगे। और बेस्ट है कि आप बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस लिस्ट दोनों अलग अलग बना लो। और तरीका हेल्थ साइंस में कौन सा यूज होता है, तो आपको याद रखना है वैंक्यूअर स्टाइल। और बाकी जगह बुक्स वगैरह में कौन सा ज़्यादा चलता है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन वाला। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे रिव्यू ऑफ लिटरेचर को लेकर। यदि आपको कोई क्वेश्चन पूछे पायलट स्टडी क्या है, तो आपको बताना है स्मॉल स्केल स्टडी। स्मॉल स्केल स्टडी का मतलब क्या, कि जैसे आप बाइक चलाना या गाड़ी चलाना सीखते हो, तो पहले आपको कोई हैंडल पकड़ के जस्ट थोड़ा सा देर गाड़ी चला के वापस ला के खड़ी करवा देते, जिससे कम से कम उनको तसल्ली हो जाए कि आप सही रास्ते पे। तो ये जब आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो पहले उस प्रोजेक्ट में काम आने वाली चीज़ें सही है या नहीं, उनकी टेस्टिंग कर लें। क्या कर लें, टेस्टिंग। जैसे कोई मान लो यहाँ पर रेलवे ट्रैक बनी है, जहाँ पर आपको सुपर फास्ट ट्रेन चलानी है, तो अचानक से आप पूरी सवारियों से भरी सुपर फास्ट ट्रेन तो नहीं चला दोगे उस ट्रैक पे। पहले आप क्या करोगे, सिर्फ इंजन चला के देखोगे कि हाँ ट्रैक बराबर है। फिर आप पूरी ट्रेन चलाओगे धीरे स्पीड से, लेकिन पैसेंजर नहीं होंगे अंदर, खाली ट्रेन चलाओगे, देखोगे हाँ सही है। फिर खाली ट्रेन को और स्पीड से चला के देखेंगे कि हाँ ट्रैक बराबर है। फिर जब बाकी रिजल्ट सही आ जाएंगे, तब अपन पैसेंजर से भरी हुई पूरी ट्रेन को वहाँ चलाएंगे। तो इसको कहते हैं पायलट स्टडी, ट्रायल स्टडी। क्यों, क्योंकि हम देखना चाहते हैं सब कुछ ठीक है या नहीं, वरना पूरा इतना सब रिसर्च करके पता चला तरीका ही गलत था, तो टाइम, मनी, मटेरियल सब वेस्ट हो सकता है। इसलिए इसको हम स्मॉल स्केल स्टडी कहते हैं, छोटे पैमाने पे की जाने वाली। और शुरुआती वाली स्टडी होती है, तो इसके लिए इसका दूसरा नाम है प्रिलिमिनरी स्टडी। इस स्टडी का नाम याद रखना, प्रीलिम्स। जैसे आपका फाइनल एग्जाम होता है ना, उससे पहले प्री फाइनल होता है कि नहीं, और प्री फाइनल को हम एक तरह से प्रीलिम्स कह सकते हैं कि ये आपके फाइनल की तैयारी है, प्रिलिमिनरी स्टडी। या फिर इसका एक और नाम है फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी का मतलब क्या ये संभव है ये स्टडी कर पाना, वरना अपन प्लान तो बड़ा बड़ा बनाते हैं और बाद में जाके पता चलता है अरे ये तो मेरे बस की बात नहीं, तो इतना सब टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए पहले उसको छोटे पैमाने पर ट्राई करके देख लेते हैं और वो संभव है या नहीं। फिजिबिलिटी का मतलब टाइम, मनी, मटेरियल या मैन पावर, आपको जितना चाहिए उतना है या नहीं। जब आपने डिसाइड किया कि आपको नॉर्सेट पार करना है, तो पहले एक बार आप चेक करके एक टेस्ट देके देख लो कि भाई साहब नॉर्सेट अपने बस की बात है या नहीं, या अपन तो आलसी है, ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ूंगा, वो नहीं पढ़ूंगा, हिंदी में ही पढ़ूंगा, या फिर ऑनलाइन नहीं पढ़ूंगा, या फिर अजीब अजीब बहाने बना रहे हो, तो शायद ये नॉर्सेट का सपना दूर हो सकता। लेकिन आपने ट्रायल कर लिया कि यस हम पढ़ लेंगे जहाँ भी क्वालिटी मिले, और जो भी सब्जेक्ट एग्जाम में आए वो सब पढ़ लेंगे, इसका मतलब क्या हो, आप सही रास्ते पे हो, आपके लिए ये फिजिबल है, मतलब संभव है, यानी कि पॉसिबल है। तो ये फिजिबिलिटी स्टडी भी कहलाता है। तो छोटा रूप होने की वजह से इसको कहते हैं मिनिएचर स्टडी। मिनिएचर का मतलब जो मेन स्टडी है उसका मिनी वर्जन, मतलब छोटा वर्जन। इसके साथ साथ इसको ट्रायल रन भी कहते हैं। ट्रायल रन, जैसे आपने देखा होगा अपने देश में वीआईपी कल्चर है, किसी वीआईपी की गाड़ी आ रही होती ना, उसके आगे पहले ट्रैफिक को क्लियर करने के लिए पुलिस की गाड़ी चलती है कि नहीं, और उस गाड़ी पे लिखा होता है पायलट।
पायलट मतलब क्या है, वो देख रही है आगे सड़क सुरक्षा सब सही है या नहीं, जिससे अपने वीआईपी को कोई तकलीफ ना हो, इसको कहते हैं ट्रायल रन। और इसके अलावा कितने परसेंट मेन स्टडी के सैंपल इसमें आपको लेना चाहिए। तो ट्रायल के अंदर आप कोई डायरेक्ट बड़ा रूल नहीं है, जनरल शब्दों में आप कह सकते हो 10% ऑफ टोटल, या फिर कम से कम कितने लेने चाहिए, तो 10 सैंपल्स लेने चाहिए। जैसे मान लो एक स्टडी कर रहे हो आप, जिसमें आप मेन स्टडी के अंदर 1000 सैंपल लेने वाले हो, यानी कि 1000 लोगों से आप डेटा लेने वाले हो, 1000 लोगों की जानकारी, तो आपको पायलट स्टडी करना होगा तो इसका 10% लेना है। अब इसका 10% कितना हुआ, 1000 का 10%, तो आप कहोगे कि आपको पायलट स्टडी में 100 लोग लेने पड़ेंगे, तो 10% यदि बड़ी स्टडी है तो उसका, या फिर आप छोटी स्टडी कर रहे हो, सिर्फ मेन स्टडी के अंदर 60 लोगों को ही ले रहे हो, तो 60 का 10% तो 6 ही होता है, तो 6 काफ़ी छोटा सैंपल साइज हो गया, इसलिए कम से कम आपको पायलट स्टडी में 10 सैंपल लेना एडवाइजेबल है, 10 सैंपल लेना एडवाइजेबल है, जिससे आपका डेटा काफ़ी हद तक सही रहे। सो ये पायलट स्टडी का मेन पर्पज़ क्या है कि बड़ी गलती एक साथ ना करें, पहले ट्रायल करके चेक कर ले कि हमारा मेथड मटेरियल सही है या नहीं, या उसमें कुछ सुधार करना है तो यहीं से सुधार हो जाए।